Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, Biology faculty of Shivra Singh Children's Academy. Students, we are discussing about chapter photosynthesis in higher plants, and so far we have discussed about the light reaction of photosynthesis. In light reaction, we have discussed that the end product of the light reaction are ATP and NADPH that are responsible for the reduction of the carbon dioxide into the carbohydrate. So, how these things means NADP and ATP are formed, we have discussed yesterday. There are some specialized phosphorylation mechanism. One is known as non-cyclic, another is known as cyclic. I think you all understand what means photophosphorylation. Yesterday I have discussed about the phosphorylation. Phosphorylation means, if we discuss about the phosphorylation, a topic that is known as phosphorylation, then phosphorylation simply means formation of or synthesis of ATP, synthesis of ATP. Then here in the case of light reaction, the phosphorylation is of two type. One is non-cyclic photophosphorylation and another is cyclic photophosphorylation. दोनों के अंदर बेटा बेसिक डिफरेंस यही है कि नॉन साइक्लिक के अंदर जो कल हमने आपको जेड स्कीम पढ़ाई थी, जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, और लाइट रिएक्शन का जो जेड स्कीम था उसके अंदर जब एक बार P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस P680 में नहीं आया या उस इलेक्ट्रॉन का साइक्लेशन नहीं हुआ। अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया? उस इलेक्ट्रॉन को NADP प्लस ने एक्सेप्ट कर लिया था और रिड्यूस हो गया था NADPH में। तो क्या होता है बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा फॉस्फोरिलेशन या ऐसा ATP सिंथेसिस जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन इवोल्यूएटर से, एक बार इवॉल्व होने के बाद फिर से वो वापस कभी वहाँ पे नहीं आ पाता है, तो ऐसे फॉस्फोरिलेशन को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। अगर एक बार हम लोग उसको बना के देखें, एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं, देन दिस इज द फोटोसिस्टम सेकेंड हैव अ रिएक्शन सेंटर P680। बेटा क्या होता है इसका रिएक्शन सेंटर? P680। जब P680 के ऊपर सन रेज आई, देन सिंपली द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एट P680 एक्साइटेड एंड रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन। और क्या किया उसने? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इट अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। बेटा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहला फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज फियोफाइटिन। वो क्या होता है बेटा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन अल्टीमेटली डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन PQ। बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? प्लास्टोक्विनोन को। फियोफाइटिन अल्टीमेटली गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू फियोफाइटिन। सेम टाइम में जो बेटा स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन, सेम टाइम में स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन भी कौन एक्सेप्ट करता है? प्लास्टोक्विनोन, और ये रेड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं PQH2, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब बेटा जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है, PQ के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, दीज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक साइटोक्रोम B6F, ये इलेक्ट्रॉन्स को तो साइटोक्रोम B6F एक्सेप्ट कर ले रहा है, बट प्रोटॉन्स को साइटोक्रोम B6F एक्सेप्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोटॉन्स आर कम इन द लुमेन। These protons are come in the lumen of the thylakoid. Now again these electrons transported, बेटा फिर से क्या होगा? Again this electron transported to the plastocyanin and from plastocyanin to P700 और photosystem first। अभी बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुका है? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स कम टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट, दैट इज P700। इसका बेटा रिएक्शन सेंटर क्या होगा?
P700, अगर इसको लाइट दी जाएगी सेम टाइम पे तब इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और जो P700 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P700 इज अ आयरन सल्फर प्रोटीन, दैट इज FeS। ठीक है बेटा, always keep in mind and always remember that the first electron acceptor of P700 is FeS, an iron sulfur protein, and from iron sulfur protein it transported its electron to the FD, ferredoxin. It transported its electron to the ferredoxin. Ferredoxin accept two electrons and it transported its electron to an enzyme that is known as NADP reductase. NADP reductase. As this NADP reductase get the electron with the help of two electrons, it reduce NADP plus to NADPH. But here at the same time NADP plus or NADP reductase also take two protons। बेटा क्या होता है, सेम टाइम पे ये प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से, NADP reductase दो प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेता है, बट NADP को रिड्यूस करने के लिए इट यूजेस ओनली वन प्रोटॉन। हाउ मच? इट कैन यूज ओनली वन प्रोटॉन and this rest proton is written as in this way। इसीलिए बेटा हम जो NADP होता है उसके साथ में प्लस H प्लस लिखते हैं, बिकॉज जो NADP रिडक्टेज होता है या जो NADP प्लस होता है वो एक बार में सिर्फ अपने साथ में एक प्रोटॉन ऐड कर सकता है, और जो बचा हुआ प्रोटॉन होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं NADPH प्लस H प्लस, बिकॉज NADP रिडक्टेज एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ऐड करता है NADP प्लस में, बिकॉज NADP प्लस सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही ऐड कर सकता है अपने अंदर, एक बार में एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है अपने साथ में NADP प्लस, और क्या बन जाता है NADPH। तो अगर हम बेटा ध्यान से देखें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे, देन व्हाट हैपेंस as the electrons are emitted from P680, now it attain a positive charge। इसके ऊपर बेटा क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। so at this time it is unable to release another more electrons। अभी बेटा ये और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, because if it get one electron from somewhere else then it will reduce, और अब reduce कंडीशन में इसको फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हम बोल सकते हैं फिर से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कैपेबल होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा कहाँ से? नाउ वी सी दैट दिस P680 also associated with OEC, oxygen evolving complex। This oxygen evolving complex breaks a molecule of H2O into protons plus electron, two protons, two electrons plus O2, और यहाँ से दो में से कोई एक प्रोटॉन किसके पास चला आता है बेटा? कोई एक प्रोटॉन P680 के पास आ जाता है, और जैसे ही P680 के पास प्रोटॉन आता है ये फिर से बेटा क्या हो जाता है, जिसके पास प्रोटॉन आएगा वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही रिड्यूस होगा फिर से जैसे इसके ऊपर लाइट रिएक्शन आती है, लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज के आने के साथ साथ फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये एक सिस्टम चलने लगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बार जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय द NADPH। तो बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो NADPH था। NADP ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इस NADP ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तब वो इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस कहाँ पे नहीं आया, P680 के पास नहीं आया। इस टाइप के फॉस्फोरिलेशन को, दिस टाइप ऑफ फॉस्फोरिलेशन इज नोन एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस का फोटोफॉस्फोरिलेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसलिए हम बोलते हैं जब फॉस्फोरिलेशन और फॉर्मेशन ऑफ ATP दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या नाम देते हैं उसको बेटा? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये था अबाउट द
non-cyclic photophosphorylation. Now we will discuss what is cyclic photophosphorylation. What is cyclic photophosphorylation? तो बेटा अगर हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होगा देखते हैं, एक बार देखते हैं और आपका जनरल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट ने माइंड में रखेंगे, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन NADPH नेवर फॉर्म्स, कभी भी NADPH नहीं बनता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी। जो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा था लुमिनल साइड में, दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP व्हेन दिस हाइड्रोजन्स कम आउट फ्रॉम द ATP सिंथेज। जब बेटा ये प्रोटॉन्स, ये हाइड्रोजन ATP सिंथेज से बाहर निकलेंगे, जब अभी आपको केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये प्रोटॉन लुमेन के अंदर, थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे। एक हायर कंसंट्रेशन होने के बाद में जब एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा ATP सिंथेज से, एट दैट टाइम दिस ATP सिंथेज कैन कन्वर्ट एन ADP मॉलिक्यूल in addition with the PI और inorganic phosphate into the ATP। तब बेटा ATP सिंथेज क्या करेगा, एक ADP के मॉलिक्यूल को ATP में कन्वर्ट करता है, उसके साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके। देखते हैं वहां पे होता क्या है। तो बेटा जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलता है तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन only photosystem first will perform its work. As we see, this is a non-cyclic photophosphorylation, and in non-cyclic photophosphorylation both photosystem first and photosystem second and photosystem first are perform their work. But in the case of cyclic photophosphorylation, photosystem second is absent. बेटा यहाँ पे क्या होता है, photosystem second completely absent होता है। photosystem second का कोई भी रोल नहीं होता है। Only photosystem first will perform its function. एट लास्ट बेटा होगा कि एक बार देखते हैं, जैसी लाइट रेज आएंगी P700 के ऊपर, मीन्स फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बेटा कौन होगा, द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, दैट इज FeS। और FeS से बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी किसको किया जाएगा, फेरेडॉक्सिन को। किसको, फेरेडॉक्सिन। बट फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को नहीं देगा। फेरेडॉक्सिन नेवर गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज की जगह बेटा ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं, इट कैन ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन। बेटा फेरेडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट as light rays comes on the P700, the reaction center of photosystem first, then electrons are excited and release out from there. These released electrons are first time accepted by FeS. FeS transfer this electron to ferredoxin, and ferredoxin transfer this electron to plastoquinone, not to the NADP reductase. फेरेडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज को ना देके किसको दे दिया बेटा, प्लास्टोक्विनोन। एट द सेम टाइम प्लास्टोक्विनोन आल्सो एक्सेप्ट 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द लुमेन ऑफ द स्ट्रोमा। बेटा कहाँ से, स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से इसने 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, साथ साथ में इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। कहाँ से, फेरेडॉक्सिन से आया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। और ये जो प्रोटॉन था इसने स्ट्रोमा से
एक्सेप्ट किया और कहाँ पे थाइलेकॉइड के लुमेन में ला करके छोड़ दिया। उससे हुआ क्या, थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ता चला गया, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया और फिर से बेटा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम वे में ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकला था P700 से तब इसके ऊपर फिर प्लस चार्ज आ गया था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो प्लस चार्ज अटेन करता है और फिर प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन जैसे ही P700 के पास में आएगा फिर से ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका चार्ज नेगलाइज हो जाएगा और फिर से जैसे सनलाइट आएगी तो बेटा एक साइकिल चलता रहेगा कि P700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक टाइम फिर से P700 में आ जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन जो P700 से निकले हुए हैं एक टाइम में फिर से P700 में चले आ रहे हैं। सच टाइप ऑफ द फोटोफॉस्फोरिलेशन इज नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब बेटा इस फॉस्फोरिलेशन में एटीपी कैसे सिंथेसाइज होगी, तो बेटा जो ये प्रोटॉन्स हैं या जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये लुमेन के अंदर बढ़ता चला जाएगा और जब ये बेटा प्रोटॉन्स ATPase से बाहर निकलेंगे तब ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपको अभी हम क्लियर करेंगे इन केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो हम लोग पढ़ेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। सो there are two type of photophosphorylation in the case of the photosynthesis. One is known as cyclic. in cyclic photophosphorylation बेटा क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक बार फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकल रहा है वो एक बार फिर से फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर चला आ रहा है, दैट्स व्हाट इज नोन एज साइक्लिक। फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने के बाद वो एक्सेप्ट किया जाता है FeS2 फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन का काम होता था कि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया जाए, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू द NADP रिडक्टेज, जो NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देगा। बट ये नॉन साइक्लिक में होता था, इसीलिए बेटा जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ATP इज फॉर्म बट NADPH इज नॉट फॉर्म। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या होगा, NADPH इज नॉट फॉर्म्ड, ओनली ATP इज फॉर्म्ड। सिर्फ और सिर्फ बेटा ATP बनती है, NADPH नहीं बनता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Now we will discuss about our next and most important topic, that is chemiosmotic hypothesis. बेटा अब हम बात करेंगे about the chemiosmotic hypothesis. So dear students, now we will going to discuss about our first topic, that is chemiosmotic hypothesis. So dear student, this is a thylakoid membrane and all the pigments that are situated in the thylakoid pigments are here. This is the CF0 CF1 particle. It is also known as ATP synthase, that is responsible for the synthesis of the ATP from ADP and PI or inorganic phosphate. Okay, now what happens, we will discuss all thing here. What is the chemiosmotic hypothesis? Chemiosmotic hypothesis given by P. Michael. किसने बेटा दिया था, P. Mitchell. Mostly it is says that P. Mitchell. It is given by P. Mitchell. And chemiosmotic hypothesis, we will discuss how the ATPs are synthesized by the difference in the concentration gradient of the protons across the thylakoid membrane. कैसे thylakoid membrane के दोनों तरफ concentration of hydrogen ion डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ATP सिंथेस से जब प्रोटॉन्स बाहर की तरफ निकलते हैं तब ATP का सिंथेसिस होता है। So this theory completely proves that how ATP are synthesized by CF0 CF1 particle, because F0 F1 particles we get in the mitochondrial ETC. बेटा हमने माइटोकॉन्ड्रियल ETC में अभी देखना है कि कैसे F0 F1 पार्टिकल, जिसको हम वहाँ भी ATP सिंथेस बोलेंगे, वो ATP सिंथेसाइज करता है। बट अभी हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे C मीन्स क्लोरोप्लास्ट F0 एंड क्लोरोप्लास्ट F1 पार्टिकल्स लिखा हुआ है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, एवरीवन नोज एज लाइट कम्स, एज लाइट रेज कम्स, the electrons
are emitted from the P680 और PS सेकेंड, जो बेटा रिएक्शन सेंटर था PS सेकेंड का, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द फियोफाइटिन. Pheophytin also transported this electron to the plastoquinone. Plastoquinone बेटा सेम टाइम पे स्ट्रोमा, दिस इज द होल स्ट्रोमा एंड दिस इज द लुमेन, दिस इज द लुमेन ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. ये बेटा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का लुमेन है और बाहर की तरफ स्ट्रोमा है. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से बेटा क्या करता है, स्ट्रोमा से कुछ प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है. और ये प्रोटॉन्स, जब हमको पता है, वी नो दैट दिस प्रोटॉन्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम B6F, दैट्स व्हाई इट ट्रांसपोर्टेड दिस टू द lumen of the thylakoid and it can transport the electron to the cytochrome B6F. Cytochrome B6F again transport this electron to the plastocyanin. Plastoquinone and plastocyanin are the mobile electron carrier. They can move from one place to the another place inside the thylakoid membrane. बेटा जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो दो हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर. एक क्या है, प्लास्टोक्विनोन है और दूसरा प्लास्टोसाइनिन है. और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, दिस साइटोक्रोम B6F लुक्स लाइक रेड इन कलर. कैसा दिखता है बेटा, हमको रेड कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है. दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रेड इन कलर एंड दिस प्लास्टोसाइनिन अपीयर्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉपर. यहाँ पे कॉपर होता है प्लास्टोसाइनिन के अंदर, इसलिए बेटा ये ब्लू कलर का दिखता है. और साइटोक्रोम B6F कैसे दिखते हैं हमको, रेड कलर के, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन. नाउ व्हाट हैपेंस, प्लास्टोसाइनिन अल्टीमेटली ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन टू द P700 और photosystem first. From photosystem first, these electrons are transported to FES, first is electron acceptor, then फेरेडॉक्सिन. फिर बेटा कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ये फेरेडॉक्सिन के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया. ऐसे साइकिल चलती रहेगी और हर एक साइकिल में प्रोटॉन्स क्या होंगे बेटा, अंदर की तरफ थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. लास्ट में बेटा ये फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, अभी क्या होना है, नाउ फेरेडॉक्सिन ट्रांसपोर्टेड दिस इलेक्ट्रॉन टू NADP reductase. This NADP reductase ultimately reduces NAD plus into NADPH plus H plus. Because this concept I have clear earlier, हमने आपको ये concept clear कर दिया. Why it is written as NADPH plus H plus. और यहाँ पे इसने एक बार में दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे, वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बेटा फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकले थे और यहाँ तक आए थे. उसके बाद में बेटा क्या होता है, यहाँ पे ये स्ट्रोमा से, कहाँ से, स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है सेम टाइम पे. दो इलेक्ट्रॉन किससे लिया, फेरेडॉक्सिन से, और दो प्रोटॉन भी कहाँ से लिया, स्ट्रोमा से. सॉरी ये प्रोटॉन यहाँ पे, दो प्रोटॉन भी बेटा कहाँ से आए, स्ट्रोमा से. तो क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा में इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है. एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स वी कैन से दैट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड. जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि हमारा प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है. व्हाई दिस डिक्रीजेस, बिकॉज some of the protons comes with the help of plastoquinone to inside the lumen. Some of the protons also utilized for the reduction of the NADPH. कुछ NADP के रिडक्शन में यूज हो गए प्रोटॉन, कुछ क्या थे बेटा, कुछ प्लास्टोक्विनोन के थ्रू कहाँ पे चले आ रहे हैं, लुमेन के अंदर चले आ रहे हैं. और क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बेटा वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है. H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, और वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा लुमेन के अंदर. तो तीन ये मेन कॉन्सेप्ट हैं. देयर आर थ्री मेन कॉन्सेप्ट फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन इनसाइड द लुमेन ऑफ द थाइलेकॉइड. हाउ, फर्स्ट मीन्स वी कैन से दैट हाउ concentration of protons
increases inside thylakoid lumen. Means if anyone asks you the question how the concentration of the hydrogen ion or protons increases inside the thylakoid lumen, so the result is, or the answer is, number first, the plastoquinone responsible for the movement of the protons from stroma to the thylakoid membrane. Means plastoquinone pumped protons from stroma to thylakoid lumen. बेटा पहली बात क्या हुई, फर्स्ट थिंग, जो प्लास्टोक्विनोन था उसने स्ट्रोमा से बहुत सारे प्रोटॉन्स को कहां पे, थाइलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर इंजेक्ट कर दिया. सेकंड, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. बेटा जो वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है उससे ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. फिर हम देखते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर कंसंट्रेशन और कम क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे थर्ड, प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस आर यूटिलाइज्ड in the reduction of NADP+. और क्या हो रहा है बेटा, और स्ट्रोमा के अंदर कंसंट्रेशन कम क्यों होता चला जा रहा है, बिकॉज एक तो क्या हो रहा है बेटा, जितना प्रोटॉन था सारा का सारा एक प्लास्टोक्विनोन अंदर की तरफ सेंड कर रहा है. सेकंड क्या हो रहा है, जो NADP+ था उसको NADPH को रिड्यूस करने में प्रोटॉन का यूज होता चला जा रहा है. थर्ड, और कंसंट्रेशन अंदर बढ़ने का रीजन क्या है कि अंदर जो वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है अल्टीमेटली वो भी बेटा किसको लीड कर रहा है, प्रोटॉन फॉर्मेशन को, वो भी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ा रहा है. So chemiosmotic hypothesis simply tells us about that how the concentration of the protons or gradient of protons increases inside the luminal region then compared to the stroma. कि कैसा स्ट्रोमा के कंपेयर में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है. As this hydrogen ion increases inside the lumen, as the concentration of hydrogen ion more inside the lumen in compared to the stroma. क्या होता है बेटा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, यहां पे आप क्लियरली समझेंगे. as the concentration of protons increases inside the lumen of the thylakoid in compared to the stroma, then what happens, protons are start to come out from the CF1 CF0 particles. प्रोटॉन्स CF1 CF0 पार्टिकल से बाहर आना शुरू होते हैं, और जैसे ही प्रोटॉन बाहर आते हैं दे कैरी अ डेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ADP इनटू द ATP इन प्रेजेंस ऑफ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और यही एनर्जी बेटा ADP को ATP में कन्वर्ट कर देती है, किसके प्रेजेंस में या किसके साथ में ऐड करने के बाद, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में ऐड करने के बाद. दिस इज द ओरिजिनल केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दैट इज गिवन बाय मिचेल. बेटा मिचेल ने जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी उसमें उन्होंने यही बताया था हाउ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इनसाइड द लुमिनल साइड ऑफ द thylakoid in compared to the stroma. तो उसके लिए उन्होंने 3 रीजन बताया. फर्स्ट रीजन इज दैट यूनिडायरेक्शनल पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा थ्रू द thylakoid lumen by the plastoquinone. Second one is that the production of the protons or hydrogen ion during the photolysis of water by the OEC, oxygen evolving complex. And third one, why the stroma reduces the number of the proton is the hydrogen ions are also utilized in the reduction of the NADP+ into the NADPH. These are some reasons by which the concentration of the hydrogen decreases inside the stroma and it increases inside the lumen of the thylakoid. And as this hydrogen ion concentration in more than compared to the stroma, they are comes out from the CF1 and CF0 particles, and ultimately they reduces ADP into the ATP,
and they joined inorganic phosphate in the ADP and form ATP. So the synthesis of the NADPH different thing, and formation of the ATP from the ADP and PI is a different thing. So all the things are coupled together. ये बेटा सारी चीजें एक दूसरे के साथ में coupled होती हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये एक टाइप का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे CF1 और CF0 पार्टिकल ने क्या किया, ATP को सिंथेसाइज किया. सो दिस इज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दैट इज गिवन बाय मिकेल. आई थिंक this video is helpful for you, and hopefully you all understand what I am teaching to you. So kindly watch the video till end. Thank you, dear students.